नमस्कार दोस्तों, एक मुलाकात लेकर मैं हाजिर हूँ आपकी दोस्त आरजे मंजरी वर्मा। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन के बल पर एक ऐसी विद्या में महारत हासिल करी है जो हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि सीखना तो सभी चाहते हैं, ज्ञान अर्जित करना तो सभी चाहते हैं, लेकिन कुछ विरले ही होते हैं जो उस ज्ञान को सीख कर अर्जित करके लोगों का भला कर पाते हैं। और देखिए ना, हम सबके जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं और जब हम समस्याओं से घिर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई तो हो जो हमें सही राह दिखाए, हमारी समस्याओं का निवारण करे। ऐसे में हमें याद आते हैं, या तो हमें कोई ज्योतिषाचार्य याद आते हैं, या फिर हम टैरो कार्ड रीडर के पास जाना चाहते हैं, या हम अंक ज्योतिष के जरिए अपने बारे में जानना चाहते हैं। तो समस्याएं हैं तो उनका निदान भी है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनसे हम सवाल करेंगे, वो हमारे सवालों का जवाब देंगे और हम उनका स्वागत करते हैं। उनका नाम है एस्ट्रो अनिल कुमार श्रीवास्तव, जो जयपुर से बिलोंग करते हैं। तो अनिल जी, आपका मेरे इस चैनल खुल जा सिम सिम पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अनिल जी। अनिल जी, जो हमें सुन रहे हैं और जो हमें देख रहे हैं, वे सभी यही जानना चाहेंगे कि आप ज्योतिष की फील्ड से कब से जुड़े हुए हैं, कब से आपने इस फील्ड में अपने अध्ययन को और आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। इसके बारे में हमें कुछ बताइए। मंजरी जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि मैं ज्योतिष के क्षेत्र में लगभग पिछले 20 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। अनिल जी, आजकल तो ज्योतिष के बहुत सारे फील्ड जुड़े हुए हैं, जैसे लाल किताब, टैरो प्रश्न, ज्योतिष या हस्तरेखा या जन्म कुंडली के द्वारा। आप कौन सी विधा का इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में भी कुछ हमें बताएं। हाँ मंजरी जी, इस समय बहुत सारी पद्धतियाँ ज्योतिष के क्षेत्र में काम में ली जाती हैं, परंतु मैं सिर्फ कुंडली की सहायता से ही भविष्य का कथन करता हूँ। और इस कुंडली की पद्धति में भी बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, जैसे पाराशरी ज्योतिष, जैमिनी ज्योतिष, केपी एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। मैंने कुंडली से संबंधित जितनी भी विधाएं हैं लगभग उनका सभी का अध्ययन किया है। एक अच्छा ज्योतिषी वही होता है जिसके पास मल्टीपल टूल्स हों, जो आवश्यकता के अनुसार उनका इस्तेमाल कर व्यक्ति की समस्याओं का समाधान कर सके। देखिए, कुंडली में एक भाव होता है जिसे हम 8वां भाव कहते हैं। जब ये 8वां भाव ऑपरेट होने लगता है तभी व्यक्ति को विभिन्न तरह की समस्याएं आने लगती हैं। यानी व्यक्ति को पीड़ा देने का जो कार्य है वो 8वें भाव का है। और एक ज्योतिषी के पास वही व्यक्ति आएगा जिसको कोई परेशानी होगी, कोई पीड़ा होगी, कोई समस्या होगी। क्योंकि जिसे कोई पीड़ा या समस्या नहीं है और जो खुश है तो वो तो ज्योतिषी के पास आएगा ही क्यों। इसलिए जो व्यक्ति आएगा वो तब होगा जब उसको कोई परेशानी होगी। और परेशानी का मैंने आपको कारण बताया कि 8वां भाव जो ज्योतिष में या कुंडली में होता है वह परेशानी का कारण होता है। अब ये इसका जो स्वामी है वो जहाँ बैठ जाएगा वहीं समस्या हो जाएगी। लग्न में बैठा व्यक्ति को शारीरिक समस्या होगी, द्वितीय भाव में बैठा फैमिली की समस्या होगी, तीसरे भाव में बैठा कुछ राइटिंग संबंधी, सहज यानी दोस्तों से, या आप समझिए संचार की, कोई कम्युनिकेशन की, या पड़ोसियों से प्रॉब्लम, इस तरह की बात होंगी। चौथे भाव में बैठेगा कोई जमीन की, जायदाद की, माँ से तकलीफ, इस तरीके की बातें हो सकती हैं। 5वें भाव बैठेगा संतान संबंधी समस्या होगी। 6ठे में आके बैठेगा तो रोग हो सकता है, कोई ऋण को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, कोई एनीमी को लेके प्रॉब्लम हो सकती है। 7वें में बैठेगा दाम्पत्य जीवन की समस्या होगी। 8वें में बैठेगा कुछ न कुछ उसको गंभीर क्रॉनिक रोग होगा। 9वें में बैठेगा किसी लंबी दूरी की यात्रा के बारे में पूछेगा। 10वें में बैठेगा काम संबंधी समस्याएं होंगी, कार्य नहीं चल रहा होगा, कैरियर को लेके परेशान होगा। 11वें में बैठेगा आय नहीं हो रही होगी, फल नहीं मिल रहे होंगे, निराश होगा। 12वें भाव में बैठेगा खर्चे बढ़ गए होंगे, जेल की परेशानी हो सकती है, या हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है। इस तरीके की समस्याएं जिसके पास जो समस्याएं होती हैं वही लेके आएगा।
तो मेरे पास जो लोग आते हैं उनमें सबको लगभग सभी तरीके की समस्याएं होती हैं। अनिल जी, लोग आपके पास कैसी समस्याएं लेकर आते हैं और आप उनका कैसे निदान करते हैं, इसके बारे में भी हमें कुछ बताइए। देखिए, जहाँ तक इनके निदान का प्रश्न है, तो निदान तो जैसी समस्या होगी वैसा निदान दिया जाएगा। कई बार केवल मात्र अष्टमेश का दान करने से समस्या का समाधान हो जाता है। कभी किसी व्यक्ति को कोई ग्रह पीड़ित हो, वो परेशान कर रहा हो, उसके रंग से, उसके कारक प्रभाव तत्वों से दूर रहने की सलाह देते हैं और वो ठीक हो जाता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बहुत बड़ी पूजाएं करवानी पड़ें या बहुत बड़े कोई तंत्र मंत्र की साधना करवानी पड़ेगी। इस तरीके के ये सब बेकार की बातें हैं। ज्योतिषीय उपचार बहुत सीधे और सरल होते हैं। अगर उन्हें उसी तन्मयता के साथ और विश्वास के साथ किया जाएगा तो निश्चित रूप से वे फल देते हैं। अनिल जी, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि कौन कौन से रत्न किस तरह से पहनने चाहिए। आप रत्न संबंधी सलाह किस प्रकार से देते हैं? देखिए, रत्न प्रारंभ से ही व्यक्तियों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं और हर व्यक्ति की ये अभिलाषा होती है कि वह अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार कोई रत्न पहने। बहुत से लोग तो केवल यही पूछने आ जाते हैं कि सर मुझे कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, जबकि रत्न धारण करने के लिए एक सामान्य सा सिद्धांत है कि आपको किस क्षेत्र की समस्या है, उसी क्षेत्र की समस्या से संबंधित रत्न का सुझाव दिया जाता है। मैंने देखा है कि प्राय ज्योतिषी लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, इनसे संबंधित जो ग्रह हैं उनके रत्न पहनने की सलाह दे देते हैं, जबकि ऐसे करने का कोई ठोस कारण नहीं है। अब जैसे कोई व्यक्ति अगर मेरे पास आता है और वो पूछता है कि मुझे संतान नहीं हो रही है, तो अगर आवश्यकता होगी तो मैं उसे रत्न धारण करने के लिए कहूँगा। और वो कैसे कहूँगा? वो देखूंगा कि उसकी कुंडली में पंचम भाव की स्थिति क्या है, यानी पंचम भाव के कोऑर्डिनेट्स क्या कह रहे हैं। अगर वो 2, 5, 11 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं कहीं कुछ कमजोर दिखाई दे रहे हैं और पंचम भाव का जो कस्टल सब लॉर्ड है, मान लीजिए वो गुरु है और वो कुछ कमजोर है लेकिन परिणाम दे सकता है, तो हम उसे कहते हैं कि आप पुखराज रत्न धारण कर लीजिए। लेकिन जहाँ रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है, हम उन्हें नहीं कहते हैं कि आप रत्न धारण करें। रत्न की एक और इसके पीछे प्रचलित धारणा है कि जब किसी कार्य विशेष के लिए रत्न आपको दिया जावे तो उसको पहनने के बाद उसे उतार देना चाहिए। जब आपका कार्य हो गया, बस अब उसकी आवश्यकता खत्म हो गई। लेकिन आप देखिए कि आप उस चीज़ को लगातार पहने रहेंगे तो फिर उससे आपका फायदा नहीं होके नुकसान हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि नुकसान कैसे हो सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। अब विवाह के लिए हम कुंडली में देखते हैं कि उसका जो सप्तम भाव का स्वामी है उसके कोऑर्डिनेट्स 2, 7, 11 दर्शा रहे हों। अब आप ये देख लीजिए कि कौन सा प्लेनेट है जिसमें ये कोऑर्डिनेट हैं, आप वो रत्न पहनने की उनको सलाह दे दें, उनका विवाह हो जाएगा। लेकिन अगर वो विवाह के बाद भी वो रत्न पहने रहेंगे तो फिर विवाहेतर संबंधों को जन्म देगा। और इसी तरीके से अगर वो रत्न लगातार आप पहने रहेंगे तो विवाह से उलट जो कॉम्बिनेशन है वो आपके कार्य का है, जॉब का है, कैरियर का है। ये रत्न आपके कैरियर में बाधक बनेगा। अनिल जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप ज्योतिष भी पढ़ाते हैं, किस तरह से अपने ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं, इस बारे में भी हमें कुछ बताइए। जी हाँ मंजरी जी, मैं ज्योतिष पढ़ाता हूँ और ज्योतिष में मैं नक्षत्र पद्धति के ऊपर जो प्रचलित विधियां हैं, जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी,
इत्यादि, इनसे मैं अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कोर्स करवाता हूँ। जैसे जैसे विद्यार्थियों की आवश्यकता होती है उसी हिसाब से हम टाइम निर्धारित कर लेते हैं और उन्हें हम ऑनलाइन क्लास जो लगभग 1.5 घंटे की 2 घंटे की होती है उसमें उन्हें पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं, उदाहरणों के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। मेरे पढ़ाए हुए आज लगभग 130-140 छात्र इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अनिल जी, क्या आपने कभी किसी ज्योतिषीय उपचार के द्वारा किसी व्यक्ति की समस्या का तुरंत निदान भी किया है? इस बारे में बताइए। यूँ तो मैंने ज्योतिष के द्वारा बहुत से लोगों की समस्याओं का समाधान किया है, उन्हें बहुत सारे उपचार दिए हैं और लगभग सभी केसों में ये उपचार कार्य करते हैं। पर मुझे एक बहुत अच्छा उदाहरण याद आ रहा है जिसका जिक्र मैं आपके श्रोताओं के साथ करना चाहूँगा। एक 8 साल का बच्चा था जिसको कुछ यूरिनरी प्रॉब्लम थी। जब उसको चिकित्सकों को दिखाया गया तो लगभग सभी चिकित्सकों ने उसको ये सलाह दी थी कि इसके यूरेटर में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसका ऑपरेशन किया जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति को, उस बच्चे को यूरिन पास ही नहीं हो रहा था। तो मजबूरी में ऑपरेशन भी करवा लिया गया, लेकिन वो दशा इस तरीके की चल रही थी कि ऑपरेशन फेल रहा, नाकामयाब रहा और ऑपरेशन के बाद भी वो समस्याएं वैसी की वैसी बनी रहीं। मेरे एक मित्र हैं जो होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। ये केस जब उनके सामने आया तो मैं भी वहीं बैठा हुआ था। उन्होंने मुझसे कहा कि अनिल जी, क्या आप ज्योतिष के माध्यम से इस बालक का कोई उपचार कर सकते हैं? तो मैंने उसकी तुरंत कुंडली बनाई। कुंडली बनाने के बाद देखा कि अष्टमे सूर्य षष्ठम भाव में बैठा हुआ था और वही इस चीज़ों को परेशान कर रहा था। इस स्थिति को जब मैंने देखा तब समझ में आया मुझे कि ये जो जातक की मूल कुंडली होती है उसमें जो मूत्र संबंधी रोग हैं ये तुला राशि के अंतर्गत आते हैं और इनका स्वामी शुक्र होता है। यहाँ बैठा हुआ जो ठीक इससे 12वें स्थान पर जो स्थान है वहाँ पे बैठा हुआ सूर्य इन चीज़ों को बाधाएं दे रहा था। मैंने उस व्यक्ति को एक छोटा सा उपाय दिया कि मैंने एक काम करो, आप कि बिजली का तार लो और उसको छील के उसके तार निकाल लो। जो कॉपर का उसका जो वायर है उस वायर को इस व्यक्ति की, इस बच्चे की टांग के ऊपर लपेट के बांध दो, इसे तुरंत फायदा होगा। उन्होंने घर जाकर वो उपचार किया और लगभग 4 घंटे के बाद मेरे पास उन्होंने फ़ोन किया कि सर, आपके सुझाए हुए उपचार से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है और बालक अब सामान्य रूप से उसका यूरिन पास होने लग गया है और उसके बाद वो उसे समस्या आई नहीं। तो इस तरह से हम ज्योतिष के माध्यम से भी चिकित्सीय उपचार कर सकते हैं। मंजरी जी, आपके इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मुझे प्रसन्नता हुई है। आपका और आपके श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हमने एस्ट्रो अनिल कुमार श्रीवास्तव जी से कुछ प्रश्न किए, उन्होंने उसके हमें जवाब भी दिए। दोस्तों, आज एक मुलाकात का सफर यहीं तक। अब अपनी दोस्त आरजे मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।